इस वीडियो में न्यूक्लियस में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। पीछे वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट वगैरह, साइज, डेंसिटी सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसके उससे भी पीछे वीडियो में न्यूट्रॉन का खोज वगैरह भी हम लोग सब पढ़ चुके हैं। बाइंडिंग एनर्जी पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कैसा होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, एटॉमिक मास स्पेक्ट्रा से एवरेज आइसोटोप्स का मास भी निकालने पड़े हैं। सब कुछ पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट कंपटीशन में, डिफेंस एग्जामिनेशनों में, एनडीए एयरफोर्स में भी यह सभी क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम डिफेंस का या कंपटीशन का तैयारी करते हैं, बड़े लीग के कंपटीशन जैसे कि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं, तो 12th के बेसिक्स के साथ बड़े क्वेश्चंस को हमको बनाना होता है। जब हम डिफेंस का तैयारी करते हैं तो उस स्थिति में हमें की पॉइंट ध्यान देना होता है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वह डिफेंस के हों या प्रिपरेशन के लिए हों या बोर्ड देने वाले बच्चे हों, सभी को बेसिक्स थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए की पॉइंट्स बोला जाता है बीच में, इसलिए वीडियो स्किप न करें, ध्यान दें, सभी पॉइंट्स को समझें। छोटा छोटा पॉइंट्स को जो बताया जाता है ध्यान से समझे, वीडियो को रिपीट करें, नोट करें और नोट्स बनाएं भी। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो 1895 ईस्वी में 1895 में एक्सरे का खोज हुआ। रुंटगेन एक्सरे का खोज किए। उसी के बारे में स्टडी करते करते बैक्वेरल 1896 ईस्वी में एक्सीडेंटली अचानक ही वह रेडियो एक्टिविटी का खोज कर दिए। वह कैसे खोज किए? वह देखे कि बहुत सारा ऐसा एलिमेंट था यूरेनियम, थोरियम की तरह, कि वह सेल्फ एनर्जी को इमिट कर रहा था। नेचुरली वह एनर्जी को इमिट कर रहा था, उसमें कुछ भी किया नहीं जा रहा था। वह अपना एनर्जी को, अनस्टेबल न्यूक्लियस था तो वह अपना एनर्जी रिलीज करके स्टेबिलिटी पाना चाह रहा था। तो बहुत सारे ऐसे हैवी न्यूक्लियस जो कि अपने एनर्जी को रिलीज कर रहे थे नेचुरली, इसी फेनोमेना को बोला गया क्या? रेडियो एक्टिविटी। तो बैक्वेरल ने बताया हमें कि रेडियो एक्टिविटी एक सेल्फ प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने एनर्जी को रिलीज करने के लिए पार्टिकल और एनर्जी को इमिट करता है। तो रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फेनोमेना है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस डीके में जाता है, क्षय होता है, डीके होता है, मतलब वो न्यूक्लियस टूटता है, पार्टिकल्स इमिट करता है। इसी को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ रहे बच्चों कि एक हेवी न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है, वह स्टेबिलिटी पाने के लिए टूट रहा है, अपने न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज करके वो पार्टिकल्स को रिलीज कर रहा है। यही फेनोमेना रेडियो एक्टिविटी है। तो रेडियो एक्टिविटी सेल्फ प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस है, फास्ट है, इंस्टेंटेनियस है और लगातार है। सेल्फ है, खुद से हो रहा है, फास्ट प्रोसेस है और लगातार प्रोसेस होता है। यह नहीं इफेक्टेड होता है किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रेशर और टेम्परेचर पर। मतलब अगर एलिमेंट जो है उस वह इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में या टेम्परेचर बढ़ा के, प्रेशर घटा के इस तरह रखा जाए तो जो रेडियो एक्टिविटी का लॉस करने का उसका रेट है वह हमेशा सेम रहता है। तो बहुत की पॉइंट है बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रेशर और टेम्परेचर पे रेट डिपेंड नहीं करता है। रेडियो एक्टिविटी का रेट जो है नहीं डिपेंड करता है अगर एलिमेंट जो है वह दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन भी हो जाता है केमिकली। तो ओवरऑल यह दोनों पॉइंट्स के बारे में एक बात समझोगे, नेचुरल प्रोसेस होने के कारण, ये सेल्फ प्रोसेस होने के कारण यह नहीं डिपेंड करता है किसी भी एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, प्रेशर, टेम्परेचर पर। और यह अगर दूसरे एलिमेंट से कंबाइन भी कर देते हैं तो यह नहीं डिपेंड करता है दूसरे एलिमेंट पर। तो बात समझो बाबू, जो एलिमेंट, जैसे यूरेनियम यहाँ पे हम एग्जांपल में ले लिए हैं, यूरेनियम ले लिए हैं, या एलिमेंट्स को रिलीज कर रहा है, अल्फा, बीटा, गामा को इमिट कर रहा है। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, जो हम आगे वीडियोज में पढ़ेंगे। इसके प्रॉपर्टीज बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट बात होते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना दिखाता है उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक नेचुरल फेनोमेना है। तो रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फेनोमेना है जिसमें
एक अनस्टेबल न्यूक्लियस पार्टिकल्स इमिट करके अपना स्टेबिलिटी बनाता है, एनर्जी इमिट करके अपना स्टेबिलिटी बनाता है, जो सेल्फ इंस्टेंटेनियस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरे एलिमेंट्स के कंबाइन करने के बाद भी इसका रेट डिपेंड नहीं करता है दूसरे चीजों पर। तो ध्यान देना है, रेडियो एक्टिविटी एक सेल्फ न्यूक्लियर फिनोमेना है जिसमें पार्टिकल्स डीके करता है, पार्टिकल का न्यूक्लियस डीके करता है। क्लियर है बच्चों? तो रेडियो एक्टिविटी क्या था? तो कोई भी, देखो बच्चों समझो कि कोई भी एलिमेंट जो अनस्टेबल था, हेवी न्यूक्लियस था, वह नेचुरली एनर्जी इमिट कर रहा था और रेडियो एक्टिव डीके हो रहा था। वह डीके होने के क्रम में अल्फा बीटा गामा रिलीज कर रहा था। तो कोई भी न्यूक्लियस जो है वह डीके कर रहा था। तो एक सैंपल हम लोग ले लेते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक सैंपल ले लेते हैं जिसमें इन जो है नंबर ऑफ सैंपल है, माने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है बच्चों? तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है कि रेट ऑफ डीके माने डिसइंटीग्रेशन, डीके मान क्षय, यानी जो कि न्यूक्लियस रिलीज कर रहे, टूट रहे हैं। रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल is directly proportional to number of sample undecayed at that time. देखो बच्चों, मान लो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें 100 न्यूक्लियस है, तो वह रेडियो एक्टिविटी में जा रहा है, रेडियो एक्टिविटी हो रहा है उसका फिनोमेना। 100 से वह 50 हो गए तो भी वो हो रहा है। तो रेट जो है, जैसे जैसे न्यूक्लियस कम होते जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे सैंपल कम होते जाएगा, रेडियो एक्टिविटी भी कम होते जाएगा। मतलब अधिक सैंपल मौजूद होंगे तो अधिक रेडियो एक्टिविटी का रेट होगा, और कम सैंपल मौजूद होंगे तो कम रेडियो एक्टिविटी का रेट होगा। देखो बच्चों ध्यान दो, dN/dt क्या है? रेट ऑफ डीके है, रेट ऑफ डीके ऑफ सैंपल। रेट मतलब सभी बच्चे जानते हैं, समय से डिवाइड होता है, टाइम से डिवाइड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर। dN रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को और dt स्मॉल टाइम को। तो इंस्टेंटेनियस चेंज जो होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज को हम लोग dN/dt लिखते हैं। n जो है नंबर ऑफ सैंपल है ही, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पर कि dN/dt मतलब रेट ऑफ डीके ऑफ सैंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के। यहाँ पे एक माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन हमें यह बताता है कि नंबर ऑफ सैंपल डिक्रीजेज। ध्यान दो बच्चों, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिससे अल्फा बीटा गामा रिलीज हो रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा जो है मैटर और एनर्जी है जो रिलीज हो रहा है, जो न्यूक्लियस टूटने के कारण रिलीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस होगा उतना ज्यादा रेट होगा टूटने का। यानी कि रेट जो है न्यूक्लियस के टूटने का जो रेट है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस सैंपल मौजूद होने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। निगेटिव साइन हमें यह बताता है, निगेटिव साइन indicates number of sample decreases। निगेटिव साइन हमें बताता है कि नंबर ऑफ सैंपल जो है वह घटता है। देखो बच्चों, तो ध्यान देंगे तो dN/dt जो आया वो माइनस लेमडा n आया, जहां वेयर लेमडा जो है वह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसे हम लोग डीके कांस्टेंट भी कहते हैं, जो कि एक गिवन सैंपल के लिए कांस्टेंट होता है। तो dN/dt जो है माइनस लेमडा n आता है।
तो इफ लेमडा इज मोर, लेमडा अगर बड़ा होगा, लेमडा अगर बड़ा हुआ तो dn बाई dt ज्यादा होगा, dn बाई dt भी ज्यादा होगा। तो dn बाई dt अगर ज्यादा होगा, रेट टूटने का ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी टूट जाएगा। न्यूक्लियस डीके होने का रेट ज्यादा होगा, हमने जल्दी जल्दी रेट जल्दी जल्दी डीके हो जाएगा, तो शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट कहे जाएंगे, वह शॉर्ट लिव्ड होंगे, यानी कम समय तक वह होंगे। और लेमडा जो है वह लेस हुआ तो dn बाई dt जो होता है बाबू वह भी लेस होगा, तो उसे हम लोग लॉन्ग लिव्ड कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसीलिए बोलना जाता है कि पूरा वीडियो देखें, छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं कि लेमडा अधिक होगा तो dn बाई dt भी अधिक होगा, लेमडा कम होगा तो dn बाई dt भी कम होगा। लेमडा अधिक होने पे शॉर्ट लिव्ड बोलेंगे और लेमडा कम होने पे लॉन्ग लिव्ड बोलेंगे। इस पॉइंट्स को नोट कर लोगे तुम लोग। dn बाई dt को रेट ऑफ डीके भी हम लोग बोलते हैं, या इसे हम लोग एक्टिविटी भी बोलते हैं, एक्टिविटी, जिसे हम लोग ए से या आर से भी डिनोट करते हैं। ध्यान दो बच्चों, तो dn बाई dt को हम लोग एक्टिविटी भी बोलते हैं, जिसका ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी बैक्वेरल होता है। बैक्वेरल, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे ही दिया गया है, बैक्वेरल। इसे डीके पर सेकेंड भी हम लोग कहते हैं, डीके पर सेकेंड। तो ध्यान दो बच्चों, dn बाई dt क्या हुआ, पहले शुरुआत से आ जाओ। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जो सेल्फ नेचुरल प्रोसेस से रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना कर रहा है। इसके न्यूक्लियस रिलीज कर रहे हैं पार्टिकल्स को और डीके हो रहे हैं। तो जो रेट ऑफ डीके होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनडीकेड एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, माइनस हमें यह बताता है कि अमाउंट घटते जा रहा है। तो dn बाई dt प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी डालेंगे तो कांस्टेंट डालेंगे, वह कांस्टेंट डीके कांस्टेंट होगा, जो कि दिए हुए कंडीशन के लिए कांस्टेंट होगा। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग लेमडा होगा। तो लेमडा अगर अधिक रहा तो dn बाई dt अधिक होकर शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट हो जाएंगे, और लेमडा अगर कम रहा तो लॉन्ग लिव्ड एलिमेंट हो जाएंगे। dn बाई dt को हम एक्टिविटी भी बोलते हैं, जिसे ए से आर से डिनोट करते हैं, जिसका ऐसा यूनिट बैक्वेरल बोलते हैं, डीके पर सेकेंड भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो एक्टिविटी के बाद रेडियो एक्टिविटी के लॉ के बारे में इतना बात बताया गया है। इससे हम लोग आगे एक्सप्रेशन भी निकालते हैं, ध्यान दोगे बच्चों। अभी हम लोग देखे थे कि dn बाई dt माइनस लेमडा n आया था, तो dn बाई n माइनस लेमडा dt, इसे हम लोग कैलकुलस में वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं। माने एक जैसा वेरिएबल एक तरफ कर दिया जाता है, dn और n एक तरफ कर दिया गया, टाइम एक तरफ कर दिया गया। छोटा चीज को बड़ा करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dn स्मॉल n को डिनोट कर रहा है, इसको कंप्लीट n लाने के लिए हम इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दिए। तो dn बाई n माइनस लेमडा कांस्टेंट है dt। ध्यान दो बच्चों, जो कांस्टेंट चीजें होती हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर होती हैं। यहाँ शुरुआत में टाइम 0 और बाद में टाइम t। इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट पे इनिशियल वैल्यू और अपर लिमिट पे फाइनल वैल्यू लिखा जाता है। इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट n नॉट लिख दिए और बाद में n लिख दिया गया। ध्यान दोगे बच्चों। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो dn बाई n का फॉर्मूला होता है log n, इंटीग्रेशन में बेस e होता है। ध्यान दोगे बच्चों, dx बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी तरह dn बाई n का इंटीग्रेशन log n होगा। और लोअर लिमिट में n नॉट है, अपर लिमिट में n है, माइनस dt का t लिख देंगे 0 से t। अब वेरिएबल के जगह पे अपर वैल्यू पुट किया जाता है, log n बेस में e माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट पुट किया जाता है, माइनस लेमडा t माइनस 0। ध्यान दो, कुछ किया नहीं गया, इंटीग्रेशन के बेसिक्स रूल लगाए गए जो तुम्हें पता होगा। अब log a माइनस log b फॉर्मूला होता है log a बाई b, log n बाई n नॉट बेस में यहाँ पे e है, माइनस लेमडा t। बस कुछ नहीं किया गया, log a माइनस log b है तो log a बाई b लिख दिया गया। यहाँ एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगता है बाबू
कि जो इधर ई बेस में है वह इधर बेस में चला जाता है, माइनस लेमडा टी। मैथमेटिकल रूल है, सभी बच्चे ध्यान दें, यूज किया गया है यहाँ पर कि लॉग ए या बी रहता है तो यहां से ए बराबर ए के पावर बी होता है, तो इसलिए एन बराबर आ गया एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। यानी कि गिवन टाइम टी बीत जाने के बाद कितना नंबर ऑफ सैंपल बचेगा उसके लिए मेरा फॉर्मूला हो गया। इसको हम एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। दिस इज एक्सपोनेंशियल लॉ, एक्सपोनेंशियल नंबर ई को हम एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं, उसके बेसिस पर आया है एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी इसको हम कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी एक सेल्फ प्रोसेस है जिसमें एक हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए मैटर और एनर्जी को अल्फा बीटा गामा रेज के फॉर्म में रिलीज करता है, और उस रिलीज के कारण जो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीके करता है। रेट ऑफ डीके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी से हम आगे बढ़ाकर टी टाइम पर नंबर ऑफ सैंपल हम लोग निकाल लिए। इसी को अगर हम एक्टिविटी के फॉर्म में लिखेंगे, सिमिलरली dN by dt लिखेंगे, तो इसी को एक्टिविटी के टर्म में लिखेंगे तो AT इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी भी आ जाएगा इसी तरह से। और यही मास के टर्म में लिखेंगे तो mt बराबर m नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी के पावर टर्म में भी आ जाएगा कि मास अगर सैंपल का दिया रहेगा तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स में या हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी वाले बात को ध्यान दो बाबू कि dN by dt माइनस लेमडा n आया है ना, n के जगह पे तुम n नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी लिखोगे तो देखो यही आ जा रहा है, ई के पावर माइनस लेमडा टी आ रहा है और माइनस लेमडा n नॉट ए नॉट के बराबर आ जाएगा। तो यह सभी फॉर्मूला ध्यान रखना है। प्रूफ कैसे किया गया है तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, सभी बातों को ध्यान से समझा, ध्यान से देखोगे क्लियर हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस डीके हो रहा है, तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी में सैंपल जो होता है वो डीके हो रहा है। तो मान लो बाबू 50 सैंपल दिया हुआ है, 25 हो गया डीके होते होते, तो 50 से 25 होने में जो टाइम लगा उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। 25 से मान लो 12.5 हुआ तो उसे हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। 100 से 50 हुआ तो उसे हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो टाइम इंटरवल जिसमें नंबर ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम एग्जैक्टली हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू था उसका हाफ होने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो देखो एन नॉट जो है इनिशियल वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पढ़े हैं कि एन टी टाइम के बाद यह फॉर्मूला हम लोग ला चुके हैं पिछले बोर्ड पर, पीछे हम लोग ला चुके हैं। फॉर हाफ लाइफ के लिए जो एन टी जो है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाना चाहिए, मतलब एन नॉट बाई 2 हो जाता है, और उस समय हम टी को टी हाफ बोल रहे हैं। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड भी बोला जाता है, हाफ लाइफ भी बोलते हैं इसको। तो इसलिए मेरा सिंस हमारा फॉर्मूला तो है एन टी बराबर एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, तो एन नॉट के जगह पे हम एन नॉट बाई 2 लिख देंगे। यहां पे आ गया एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, टी के जगह पे बाबू जो हमें दिया गया है टी हाफ वो हम लिख देंगे। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया तो यहाँ आया 1/2, पावर में माइनस है तो उसे नीचे ले आएंगे, लेमडा टी हाफ, तो ई के पावर लेमडा टी हाफ आ गया बाबू 2, तो टी लेमडा टी हाफ log 2 बेस में ई। जैसा कि पीछे यह बेस इधर चला गया था तो इधर भी तो आ सकता है, ध्यान दो बाबू। ई के पावर अगर x हो और यहाँ a हो तो x बराबर log a बेस में ई होता है, जो कि पीछे इसका उल्टा यूज कर चुके हैं, ध्यान दो बच्चों, यह यहाँ चला आता है, ठीक है। तो हमारा लेमडा टी हाफ log 2 बेस ई का वैल्यू 0.693 होता है, वैल्यू याद रखना। तो हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला आ गया 0.693 बाई लेमडा।
तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो अभी हम लोग जाने कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या आता है, एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी का ऐसा यूनिट बैक्वेरल होता है, हाफ लाइफ क्या होता है और हाफ लाइफ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके। ठीक है बच्चों, छोटा सा ग्राफ खींचा हुआ है, यह नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल है और यह टाइम है। तो इनिशियली 0 टाइम पे नंबर ऑफ सैंपल है n नॉट, टी हाफ माने हाफ लाइफ बीतने के बाद नंबर ऑफ सैंपल n नॉट बाई 2 आ गया, फिर दो टी हाफ माने इसका भी फिर एक टी हाफ बीता तो n नॉट बाई 4 आ गया। n नॉट बाई 4 माने इसका आधा हो गया, क्योंकि टी हाफ के फॉर्मूला में, हाफ लाइफ के फॉर्मूला में बाबू तुम देखे थे 0.693 बाई लेमडा, मतलब यह कांस्टेंट वैल्यू देगा एक गिवन चीज के लिए। तो हर आधा टाइम, हर हाफ टाइम बीतने के बाद नंबर ऑफ सैंपल उसके आधा होते चला जाएगा। मतलब ध्यान दें, अगर तो n नॉट अगर है तो टी टाइम के बाद, अगर हम टी को हाफ लाइफ माने, टी को अगर हम हाफ लाइफ मानते हैं बाबू, तो टी टाइम के बाद यह n नॉट बाई 2 हो जाएगा, फिर एक टी टाइम के बाद यह n नॉट बाई 4 हो जाएगा, फिर एक टी टाइम के बाद यह n नॉट बाई 8 हो जाएगा, फिर टी टाइम के बाद यह n नॉट बाई 16 हो जाएगा, मतलब उसका आधा होते चला जाएगा। ठीक है बाबू, यानी कि अगर हम 2 टाइम लिए तो टी का 2 का स्क्वायर हुआ है, 3 टी लिए हैं तो 2 का क्यूब हो गया, क्योंकि 1 2 डिवाइड हो जा रहा है। 4 गो टी लिए तो 4 बार 2 से डिवाइड होगा तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो इसलिए आफ्टर एन टाइम के बाद नंबर ऑफ अनडिकेड सैंपल जो होगा वो होगा n नॉट 2 के पावर n। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबू, जो छोटा छोटा क्वेश्चंस में यह पूछता है। ऑब्जेक्टिव का जमाना आ गया है तो ये सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे, ग्राफ को तुम समझ रहे हो। अब एवरेज लाइफ होता है कि धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली करते करते घटते कभी ना कभी इसका लाइफ इंफिनिटी टाइम पर 0 हो जाएगा, मतलब ये समाप्त हो जाएगा। तो एक होता है एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ को मीन लाइफ भी कहते हैं, एवरेज लाइफ को हम लोग मीन लाइफ भी कहते हैं। मीन लाइफ जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट होता है। एवरेज लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, मतलब एवरेज लाइफ जो है 1 बाई लेमडा के बराबर होता है। मतलब टी एवरेज जो है 1 बाई लेमडा के बराबर होता है। टी हाफ जो है 0.693 बाई लेमडा के बराबर होता है। तो 0.693 इंटू टी एवरेज भी इसे हम लोग लिख सकते हैं, 1 बाई लेमडा टी एवरेज लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े रेडियो एक्टिविटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि आगे क्लास में कराया जाएगा। तो अभी तक के क्लास में बच्चे ध्यान दें, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी का लॉ क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स कर दोगे तो रेडियो एक्टिविटी का रेट नहीं बदलता है, क्योंकि यह एक नेचुरल सेल्फ प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या एक फास्ट प्रोसेस होता है। अल्फा बीटा गामा के टर्म में मैटर और एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे न्यूक्लियस डीके होता है। डीके होने के दौरान जो रेट ऑफ डीके है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनडीकेड एलिमेंट्स के बराबर। तो इसलिए वहां से हम लोग डीके कांस्टेंट लगाते हैं, उससे हम एक एक्सपोनेंशियल लाभ प्राप्त करते हैं। उसके बाद हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ क्या है, उनका वैल्यू क्या होता है, अभी तक हम इन सब चीजों में बताए हैं। इसमें एक बात भी, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 1 बैक्वेरल जो होता है, 1 बैक्वेरल जो होता है 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 क्यूरी के बराबर होता है। मतलब क्यूरी भी रेडियो एक्टिविटी का एक कॉमन यूज्ड यूनिट है। मतलब 1 डीके पर सेकेंड 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 7 क्यूरी के बराबर होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबू। सभी वीडियो, अभी तक जो भी वीडियो हम बताए हैं, न्यूक्लियाई में 4 वीडियोज बता दिए हैं
चारों वीडियो को रिपीट करें, बार बार देखें। एटम के साथ वीडियोज हैं उन्हें देखें, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को बनाते रहें, मैथ के वीडियोज को देखते रहे, क्योंकि हमें किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं रहना है, क्योंकि परिस्थितियां ताकतवर लोगों के लिए नहीं होती हैं। ताकतवर लोग मनोस्थिति पे चलते हैं, अपने मन की स्थिति पे चलते हैं, और हमें ताकतवर बनना ही है।